नमस्कार साथियों, कैसे हैं सभी दोस्तों। एमपीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के अंदर बहुत सारे आयोग यानी कि सांविधिक आयोग और संवैधानिक आयोग का आपके सिलेबस दे रखा है। दो लेक्चर में हम प्रीलिम्स के अंदर जो यूनिट 10 है उस यूनिट 10 में जितने भी आपके सांविधिक और प्रादेशिक जो और राष्ट्रीय चाहे बात करें दूसरे प्रकार के आयोग की, इन सारे आयोग लगभग 22-23 आयोग हैं। इन सारे आयोग को हम कंप्लीट करेंगे केवल और केवल 2 लेक्चर में। इनमें हम पूरे चार्ट डायग्राम की मदद से देखेंगे ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो किसी प्रकार का, बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे, है ना। सांविधिक आयोग क्या होते हैं, संवैधानिक आयोग क्या होते हैं, है ना, ये सारी की सारी चीजें जो है वो हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ओके। तो सबसे पहला 2 बातें मैं आपको क्लियर कर दूं यहां से। आप अभी तक समझ चुके होंगे, सब चीजें आपको पता है। लास्ट 17 तारीख को अभी एग्जाम आने वाली है अपनी, है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं संवैधानिक आयोग की कि संवैधानिक आयोग क्या होते हैं। तो संवैधानिक आयोग वे आयोग होते हैं जिनका संविधान में जो अनुच्छेद वर्णित है 395 में हमारे भारतीय संविधान में जो अनुच्छेद है, उन अनुच्छेदों के माध्यम से जिन भी आयोग की हमने स्थापना की है उन्हें हम कहते हैं संवैधानिक आयोग। सांविधिक आयोग मतलब कि जब हमारा संविधान बना उस समय किसी भी अनुच्छेद के तहत उस आयोग का गठन नहीं किया गया। संसद ने बाद में एक विधि बनाई, एक कानून बनाया और उस कानून के माध्यम से किसी आयोग की स्थापना हुई तो उसे हम कहते हैं क्या, सांविधिक आयोग। ठीक है, किसी विधि के माध्यम से यदि अगर होता है तो वो सांविधिक आयोग होता है, और अनुच्छेद के माध्यम से, संविधान के माध्यम से जिस आयोग की स्थापना होती है वो संवैधानिक आयोग। ठीक है, इसके बाद में एक और आयोग है जैसे कि हमारे नीति आयोग जैसे बहुत सारे, ना तो सांविधिक आयोग है और ना ही संवैधानिक आयोग है। ये कैसे आयोग हैं, ये परामर्शदात्री आयोग हैं, या फिर हम किसके कह सकते हैं सरकार को सलाह देने के लिए बनाए गए आयोग है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो भारत निर्वाचन आयोग है ना, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, राष्ट्रीय चुनाव आयोग है, इसकी बात करते हैं क्या है। सबसे पहली बात जो प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनता है, ये जो यहां पर स्लाइड दे रखी है ना, इसी से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। ओके, चलो मैं थोड़ा जूम कर लेता हूं ताकि आपको बहुत अच्छे तरीके से ये चीज दिखाई दे सके। ठीक है, लेट्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भारतीय निर्वाचन आयोग का जो गठन है, यानी कि गठन जब किया गया तो उसका स्वरूप कैसा है, जो बॉडी है वो कैसी है, वो एक्चुअली हमारी है संवैधानिक बॉडी। क्यों है संवैधानिक बॉडी, इसलिए संवैधानिक बॉडी है क्योंकि इसका जो गठन है किसका, राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग का, भारतीय निर्वाचन आयोग का जो गठन है वो संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत किया गया है। ओके, ये बात हमें क्या करना है, ध्यान रखना है। प्रीलिम्स का क्वेश्चन बनेगा, हर एक शब्द से यहां से क्वेश्चन बन सकता है प्रीलिम्स के अंदर, और बहुत इंपॉर्टेंट है। संवैधानिक आयोग है, क्यों संवैधानिक आयोग है, क्योंकि 324 के तहत इसका गठन हुआ। कब गठन हुआ, इसका 25 जनवरी सन 1950 को गठन किया गया। किसका, भारतीय निर्वाचन आयोग का। ओके, डेट याद रखेंगे। इसकी नोडल एजेंसी कौन सी है, यानी कि इसको एक्चुअली एग्जीक्यूशन पावर्स कहां से मिलती है, देखरेख की पावर कहां से मिलती है, तो वो है विधि एवं न्याय मंत्रालय। भारत सरकार का विधि एवं न्याय मंत्रालय जो क्या है, इसकी नोडल एजेंसी है। ये भी हमें जो है वो याद रखना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते समय ये देखते हैं कि संरचना कैसी होगी। संरचना कैसी है वर्तमान में, 1993 से ये 3 सदस्यीय आयोग हो चुका है, 1993 से। ठीक है, और संरचना कैसी है, वर्तमान में 3 सदस्य हैं। कैसी संरचना होगी, एक मुख्य आयुक्त होगा और उसकी सहायता के लिए कौन होंगे, 2 अन्य आयुक्त होंगे। ठीक है, चलो इसके बाद में अगर बात करें यहां पर नियुक्ति, यानी कि कौन इनको नियुक्त करेगा, कौन इनको नियुक्त करेगा, उसकी बात हम करने जा रहे हैं यहां पर। चलो, कौन नियुक्त करेंगे, जो हमारे मुख्य निर्वाचन आयुक्त होंगे और अन्य 2 निर्वाचन आयुक्त है, इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, है ना। नियुक्ति कौन करते हैं इसकी, राष्ट्रपति जो है वो नियुक्ति करते हैं। अब नियुक्ति करेंगे तो कोई पद है उस पर कितने समय तक रहेंगे, 6 वर्ष उनका कार्यकाल होगा, और 6 वर्ष से पहले यदि अगर वो 65 वर्ष के हो जाते हैं, जो भी पहले हो, या तो 6 वर्ष उनकी नियुक्ति के हो जाए या फिर उनकी उम्र 65 वर्ष हो जाए, तब तक वो अपने पद पर बने रहेंगे। ठीक है,
ये क्वेश्चन बनता है, ये क्वेश्चन बनता है कि जो भारतीय निर्वाचन आयोग है उस राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग के पद पर बने रहने के लिए वो काम कैसे करेगा, इसके लिए सेवा शर्तों का निर्धारण कौन करेगा, तो राष्ट्रपति सेवा शर्तों का निर्धारण करता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं आगे क्या कुछ होने वाला है। कौन इसे पद से हटा सकता है, कौन पद से हटाएगा, राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग के जो अधिकारियों की नियुक्ति की गई है वो कौन पद से हटाएगा, मुख्य निर्वाचन आयोग तो राष्ट्रपति पद से हटा सकेंगे, लेकिन किसके आधार पर, संसद जो है एक विनिश्चय लेकर के आएगी, एक संकल्प लेकर के आएगी और उसी के आधार पर क्या होगा, राष्ट्रपति इन्हें हटा सकेंगे। और मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर अन्य मतलब जो दो अन्य आयुक्त हैं उन्हें भी हटाया जा सकेगा, लेकिन कौन हटाने की पावर किसके पास है, जिसने नियुक्त किया है, यानी कि राष्ट्रपति। ठीक है, प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, प्रथम जब हमारा 25 जनवरी 1950 को बना उस समय जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे कौन थे, वो कौन थे उस समय, सुकुमार सेन। ठीक है, पहले जो बने थे वो थे हमारे सुकुमार सेन। वर्तमान की बात करें, यहां से कुछ क्वेश्चंस और बन चुके हैं एमपीपीएससी के अंदर, उनको ध्यान में रखिएगा। कुछ क्वेश्चंस और बन चुके हैं एमपीपीएससी के अंदर, उसको ध्यान में रखिएगा। क्या है, प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन रह चुकी हैं, वी एस रमा देवी। लास्ट अभी 2020 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी, तो वी एस रमा देवी। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, ये है हमारे राजीव कुमार। कुमार शब्द से आप याद रख सकते हो, एक तो सुकुमार सेन और वर्तमान में भी कौन है, कुमार ही है, लेकिन ये कौन है, ये है हमारे राजीव कुमार। ठीक है, एंग्लो इंडियन से यदि अगर क्वेश्चन आ जाए, एंग्लो इंडियन से यदि क्वेश्चन आ जाए कि कौन है वर्तमान में नहीं, ऐसे कौन है जो कि प्रथम एंग्लो इंडियन मुख्य निर्वाचन आयुक्त रह चुके हैं, वो है जेम्स माइकल लिंगदोह। ठीक है, याद रखेंगे, अगर वी एस रमा देवी पूछ सकता है तो जेम्स माइकल को भी पूछ सकता है। जेम्स बॉन्ड नहीं है, ये क्या है, जेम्स माइकल लिंगदोह। ठीक है, अब ये तो एक हमने उसके माध्यम से, एक चार्ट के माध्यम से पूरी चीजें यहां पर देख ली है ना। अब मैं आपको बता दूं, यही जो चार्ट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट होने वाला है और इसी से क्वेश्चन लगभग आपके जो है वो बन जाएंगे। ओके, अब यहां पर डिटेल्स में मैं बहुत ज्यादा इसलिए नहीं जाऊंगा क्योंकि ये डिटेल्स वाला जो पोर्शन है मेंस में हमारे पूछे जाते हैं, तो उसको भी हल्के हाथों से यहां पर ऊपरी नजर से एक बार देख लीजिए। जो निर्वाचन आयोग है वो भाग 15 में है, अनुच्छेद 324 से 329 तक इसका वर्णन है, कैसे इसका गठन होगा, कौन क्या होगा, है ना, किस प्रकार से यहाँ पर वोटिंग करने का अधिकार किसको है ना, वो सब चीजें यहाँ पर अनुच्छेद से संबंधित चीजें यहाँ पर दी हुई हैं। ठीक है, यहां से क्वेश्चन एक बार और बन जाता है कि भारत में मत देने का जो अधिकार है, मत देने का जो अधिकार है कैसा अधिकार है, विधिक अधिकार है, वैधानिक अधिकार है, ना कि संवैधानिक या मूल अधिकार, मतलब विधि के माध्यम से इसको जो है वो स्टेबलाइज किया गया है। ठीक है, ये क्या है, मत देने का अधिकार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 62 में दिया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, क्वेश्चंस भले ही ना बने लेकिन हमें ये बात याद रखनी है कि जो मत देने का अधिकार है वो हमारा कैसा अधिकार है, विधिक अधिकार है। चुनाव आयोग की स्थापना यहां में हमें पता हो गई है। ठीक है, चुनाव आयोग का मुख्यालय की बात करें तो मुख्यालय कहां पर है इसका, नई दिल्ली में है। संवैधानिक प्रावधानों की बात करें तो आर्टिकल 324 पहला आता है कि जितने भी हमारे निर्वाचन होंगे उन निर्वाचन की जिम्मेदारी चाहे वो केंद्र स्तर पर हो चाहे वो राज्यों के हमारे विधानमंडल के चुनाव हो, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के चुनाव हो, सांसद का चुनाव हो, इन सब के लिए जिम्मेदार कौन होगा, एक निर्वाचन आयोग होगा और इसका गठन किया गया है आर्टिकल 324 में। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, आर्टिकल 324 के 2 में ही क्या लिखा गया है कि निर्वाचन आयोग जो है वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त और राष्ट्रपति द्वारा समय समय पर नियत संख्या में नियुक्त अन्य निर्वाचन आयुक्त मतलब जो है गठन कौन करेगा, तो इसका गठन राष्ट्रपति करेंगे। कौन कौन से मिलकर बना होगा, कौन कौन से पदाधिकारी होंगे, तो आर्टिकल 324(2) के अंदर इसका वर्णन किया गया है। ओके, चलो यहां पर ये जो बात
बताने वाली है और आपको समझाने वाली है वो ये है कि जो मत देने की आयु थी अभी वर्तमान में कितनी है, 18 वर्ष है। पहले कितनी हुआ करती थी, पहले 21 हुआ करती थी। 1989 के अंदर, 16 अक्टूबर 1989 के अंदर राष्ट्रपति ने क्या काम किया था, यहाँ पर जो जितने भी हमारी एक अधिसूचना थी उसके माध्यम से चुनाव आयोग के जो अधिकारी थे, पहले एक हुआ करते थे 1989 में, है ना, तो वहां से उससे पहले एक हुआ करते थे, वापस से ऐसी बात आई कि यार भार ज्यादा है, काम ज्यादा है, चुनाव करवाना आसान काम नहीं है, तो उन्होंने 3 सदस्य कर दिया, 2 आयुक्तों को नियुक्त कर दिया। इसके बाद में क्या हुआ कि वापस से पुनः 1990 में ये पुनः एक सदस्य हो गया था, लेकिन फाइनली बात करें 1 अक्टूबर 1993 को कैसा हो गया, ये बहुसदस्यीय हो गया। लेकिन वर्तमान में कैसा, 1+2 की संकल्पना पर यह आधारित है। क्वेश्चन सदस्यों से बहुत ज्यादा बन रहा है, एमपीपीएससी का ट्रेंड रह रहा है कि अभी क्या काम कर रहे हैं, ये सदस्यों से लेकर के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, किस आयोग में कितने सदस्य थे, कितने सदस्य हैं, है ना, अध्यक्ष के अतिरिक्त कितने हैं, अध्यक्ष के साथ कितने हैं। अब बहुत कंफ्यूजन होता है जब भी टोटल बात की जाए ना कि आयोग में कितने सदस्य हैं। अब सदस्य जब पूछ लिया जाए ना, सदस्य में अध्यक्ष भी आएगा, ठीक है, सदस्य में अध्यक्ष भी आएगा। अगर टोटल पूछ जाए कि वर्तमान में निर्वाचन आयोग में कितने सदस्य हैं, तो 3 सदस्य हैं, अध्यक्ष के अतिरिक्त कितने सदस्य हैं, तो 2 सदस्य हैं। ओके, कंफ्यूजन नहीं, कंफ्यूज मत होइएगा। आर्टिकल 344 में बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, सब आर्टिकल्स हैं, जिनको एक नजरों में आप पढ़ लेना। क्या है, वही सब चीजें हैं, बस मेन क्वेश्चन इतना डीप में नहीं जाएगा, लेकिन मैंने यहाँ पे आपको दिखाने के लिए, बताने के लिए, यदि क्वेश्चन कभी बहुत डीप चले जाए तो इन सबको एक बार में जरूर आप पढ़ लेना, लेकिन इतना डीप जाने की संभावना बहुत कम है, ठीक है। चल, आर्टिकल 325 के अंतर्गत क्या बातें हैं, आर्टिकल 325 के अंतर्गत ये बातें हैं कि कोई भी व्यक्ति धर्म, वर्ग, जाति, लिंग या इसके आधार पर निर्वाचन में जो नामावली होती है, वोटर लिस्ट होती है, उससे बाहर जाने के लिए अयोग्य नहीं होगा, यानी कि उसे इन आधार पर वर्जित नहीं किया जाएगा। उम्र के आधार पर वर्जित किया जा सकता है, 18 वर्ष यदि कंप्लीट नहीं हो तो आप निर्वाचन नामावली में शामिल नहीं हो सकते, ठीक है। आर्टिकल 326 की बात करें तो इसके अंतर्गत क्या चीजें हैं, इसके अंदर है लोकसभा और प्रत्येक राज्य की जो विधानसभा है उसका चुनाव किस आधार पर होगा, वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा, यानी कि 18 वर्ष की उम्र यदि अगर आपने पूरी कर दी है तो आप लोकसभा और राज्य विधानसभा के लिए जो निर्वाचन होते हैं उसमें क्या होंगे, आप कैपेबल हो गए हैं अपने वोट देने के लिए, अपना मत का दान करने के लिए। आर्टिकल 327 ये कहता है कि संसद विधि द्वारा संसद के प्रत्येक सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के प्रत्येक सदन के निर्वाचन संबंधित सभी आवश्यक जितने भी वोटिंग संबंधित कानून वगैरह नियम वगैरह बनाने की प्रक्रिया है कौन करेगी, संसद करेगी, ठीक है। 328 के अंतर्गत बात करें तो जितने भी जो कानून है, चाहे वो राज्य विधानमंडल संबंधित हो, निर्वाचन से संबंधित है ना, जितने भी निर्वाचन से संबंधित काम है जो कि राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग के शक्ति में आते हैं, उन सब पर कानून बनाने का जिम्मा किसका है, संसद का है, ठीक है। आर्टिकल 329 जो कहता है वो ये कहता है कि जो आर्टिकल 327 और 328 के तहत संसद ने जो विधि बनाई है ना, उसको आप किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं कर सकते, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखें। ओके, निर्वाचन आयोग के कार्य एवं शक्तियों से क्वेश्चन बनता है। देखिए हम फास्ट ट्रैक में चलने वाले हैं क्योंकि हमारे पास समय का थोड़ा सा अभाव है, आपके पास भी है, फास्ट ट्रैक प्रक्रिया में आगे चलेंगे और यहाँ पे कार्यों से संबंधित क्वेश्चन बनते हैं कि निर्वाचन आयोग के कार्य शक्तियां क्या है। मेंस के अंदर भी क्वेश्चन बनता है और प्रीलिम्स के अंदर भी क्वेश्चन बनता है। एक से मेंस में यदि अगर क्वेश्चन बनेगा तो 5 नंबर और 11 नंबर में क्वेश्चन बन सकता है। हम यहाँ पर प्रीलिम्स की बात करें तो 1 से अधिक आपको दिए होंगे और पूछा जाएगा निर्वाचन आयोग के कार्य हैं और कूट में क्वेश्चन आएगा, ठीक है। क्या आएगा, निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन करना, यानी कि कहाँ किस क्षेत्र से कितनी सीटें होंगी उसका डिसीजन करना, जो वोटर लिस्ट होती है उसको अपडेट करना, है ना, निर्वाचन के लिए जितनी भी जो पार्टीज होती हैं उनके कैंडिडेट को उनके द्वारा जो हमारा एक पत्र होता है नामांकन पत्र, उसकी जांच करना, उसको स्वीकार करना, राजनीतिक दलों को चिन्ह वगैरह प्रदान करना, ये सारे के सारे काम जो है वो कौन करता है, हमारा निर्वाचन आयोग करता है, ठीक है। और निर्वाचन आयोग ये सारे जो काम है, यानी कोई भी राजनीतिक दल को मान्यता से मेरा मतलब है कि कोई दल राष्ट्रीय दल है। अब कैसे पता चले कोई राष्ट्रीय दल है, कैसे पता चले कोई राज्य की दल है, कैसे पता चले कोई स्थानिक दल है ना। तो क्या काम करते हैं राज्य निर्वाचन आयोग और हमारे जो
राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग है, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29 को रट लेना है। इसी के द्वारा क्या काम करते हैं, वो राज्य स्तरीय और राष्ट्रीय दल को मान्यता प्रदान करते हैं। ठीक है, चलो अब वर्तमान में देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, यहाँ पे जो क्वेश्चन है, ये जो स्लाइड है, इस स्लाइड में जो कुछ दिया हुआ है वो बेसिकली क्या है, वो बेसिकली ये है कि जो भी राजनीतिक दल है उसको राज्य स्तर का दल मानने के लिए क्या कुछ करना होगा, उससे कैसा परफॉर्मेंस देना होगा विधानसभा या लोकसभा के चुनाव में। ये क्वेश्चन बेसिकली आ सकता है आपका प्रीलिम्स में भी आ सकता है, सेम ऐसे 3 आपको क्राइटेरिया दे सकते हैं, 4 दे सकते हैं, और मेंस में भी बन सकता है। क्या है, लोकसभा और विधानसभा में जो भी वोटिंग हुई है उसमें 6% आपको क्या मिलना चाहिए, मत मिलना चाहिए, या फिर आपने विधानसभा में कम से कम कितनी सीटें जीती हो, 2 सीटें, 2 विधायक तो आपके होना ही चाहिए, तब जाकर के आपको क्या मिलेगा, राजकीय दल का दर्जा प्राप्त होगा। ये नहीं हो सका, ऊपर वाला नहीं हो सका, तो नीचे वाला होना चाहिए। क्या होना चाहिए कि राज्य विधानसभा में कुल जितनी भी सीटें हैं उनका 3% होना चाहिए, या फिर 3 सीटें होना चाहिए, जो भी अधिक हो, या 3% सीटें अधिक हो, या फिर 3 सीटें हों। ठीक है, इसके बाद उसे राजकीय दल का दर्जा कब मिल जाएगा, यदि अगर उसने लोकसभा में क्या काम किया हो, 25 लोकसभा सीटों में से 1 लोकसभा सीट जीत ली हो। ठीक है, या फिर ये भी नहीं हो पाया तो लोकसभा या विधानसभा के किसी भी आम चुनाव में उसे कितना मत मिलना चाहिए, 8% मत मिलना चाहिए। ऊपर वाला जो 6% मत था उसके साथ में एक कंडीशन थी कि 6% मत के साथ में से 2 सीट भी चाहिए, लेकिन नीचे जो 8% है अगर वो ले आता है तो क्या हो जाएगा, 8% में उससे राजकीय दल का दर्जा मिल जाएगा, देखो 2 सीटें भी नहीं मिली हो। ठीक है, अब यहां पर क्या है, राजनीतिक दल को 6% मत मिले हो और उन्हें लोकसभा में 1 सीट जीती, ऊपर वाला 6% का मतलब यह है कि 2 विधायक होना चाहिए, नीचे वाला 6% का मत है कि 1 सांसद हो और 6% क्या हो आपके पास में मत हो, तो आप क्या बन जाएंगे, राज्य स्तर के राजनीतिक दल बन जाएंगे। ठीक है, इसके बाद हम बात करें राष्ट्रीय दल, नेशनल, आपको यदि अगर राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त करना है तो क्या करना होगा, परफॉर्मेंस अच्छा करना होगा। परफॉर्मेंस अच्छा करने के लिए क्या चाहिए, लोकसभा के चुनाव में या विधानसभा के चुनाव में आपको 4 या उससे अधिक राज्यों में जो भी वोटिंग हुई है उन वोटिंग में 6% का क्या चाहिए आपको, वोटिंग वेटेज चाहिए। इसके साथ ही साथ और क्या चाहिए, किसी राज्य में, एक राज्य में कर लो या एक से अधिक राज्यों में कर लो, लोकसभा की कम से कम 4 सीटों पर आपको जीत हासिल करना जरूरी है। क्या, लोकसभा या राज्य की विधानसभा में 4 या उससे अधिक राज्यों में 6% आपको क्या चाहिए, मत चाहिए। इसके साथ साथ आपको क्या चाहिए, एक से अधिक राज्यों में 4 सीटें चाहिए, किसके अंतर्गत, आपको लोकसभा में। ठीक है, इसके बाद बात करें कि लोकसभा में कम से कम 2 सीटें चाहिए। लोकसभा में ये ऊपर वाला ना हो पाए तो ये वाला होना चाहिए, क्या होना चाहिए, लोकसभा में कम से कम 2% सीट चाहिए, है ना। लोकसभा की अभी कितनी सीट है, 543 में से 11 सीटें जीती हो, इसका मतलब ये है। अब ये सीटें कहां होनी चाहिए, कम से कम 3 राज्यों में, एक राज्यों में काम नहीं चलेगा, कम से कम 3 राज्यों में जीती गई हो। ठीक है, अब इसके बाद में एक और क्राइटेरिया है, अगर ये सब भी पूरा नहीं कर पाए राष्ट्रीय दल के लिए, एक और हो सकता है, वो चीज है कि 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल का आपको अभी जो ऊपर हमने पढ़ा वो वाला क्राइटेरिया कंप्लीट करना चाहिए, कहां पर, 4 राज्यों में। ठीक है, चलो यहां पर कुछ जो राष्ट्रीय पार्टियां दी हुई हैं इनके संस्थापक सदस्य दिए हुए हैं, एक साइड राजनीतिक दल दिए हुआ है, स्थापना वर्ष आपको याद रख लेना है। ठीक है, चुनाव चिन्ह तो याद रखने की जरूरत नहीं है, नहीं पूछेगा आपसे, चिंता मत करो। ठीक, चलो इसमें से भी कुछ 1-2 ही हैं जो पूछने लायक हैं, जैसे कि हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है ना, 1885, इनको एक बार पढ़ लेना, एक बार याद रख लेना किसने इसकी स्थापना करी है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। कार्यों की बात कर रहे थे, निर्वाचन आयोग के कार्यों की, निर्वाचन आयोग के जो कार्य हैं उन कार्यों में 4-5 कार्य और हैं, तो उसको आप देख लीजिए। यहां पर क्या है, निर्वाचन से संबंधित जितने भी काम होते हैं, निर्वाचन से संबंधित जितने
चलो, क्या है, जो काम बचे थे उन कामों को भी निर्वाचन आयोग करता है। निर्वाचन से संबंधित सभी काम करता है, कब निर्वाचन करवाना है, कितने बजे करवाना है, कितने चरणों में करवाना है, सब कुछ चीजें, ठीक है। विवाद वगैरह हो गया भाई, कहीं पर किसी ने कह दिया कि हम तो वोटिंग करके आए थे और वहां के पोलिंग बूथ लुट करके चला गया, तो विवाद उत्पन्न हो गया, अब उसमें संबंधित सारी चीजें भी ये करेगा, ठीक है। आचार संहिता बनाना, जो राजनीतिक दल हैं, इन राजनीतिक दलों की उम्मीदवार हैं, सरकार है, ये सब के सब जब निर्वाचन होते हैं तो एक आचार संहिता का पालन करते हैं। उस आचार संहिता को बनाने का काम किसका है? चुनाव आयोग का है, ठीक है। इसके बाद में राष्ट्रपति निर्वाचन कराने के लिए जो कर्मचारी हैं वो राष्ट्रीय या राज्यपाल के आग्रह कर सकते हैं, भाई हमें किसी क्षेत्र में काम कराने के लिए, चुनाव कराने के लिए कितने हमें राष्ट्रपति की आवश्यकता है, वो कितने हमें अधिकारियों की आवश्यकता है, तो राष्ट्रपति और राज्यपाल से ये अनुमति लेकर उनकी नियुक्ति करते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति को सलाह देते हैं कि भाई शासन वाले राज्य, मतलब जो राष्ट्रपति शासन है उसमें, जहां पर राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है किसी राज्य में, उस राज्य में चुनाव कराए जा सकते हैं या फिर नहीं कराए जा सकते, वो सारी चीजें, ठीक है। सांसद सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विषयों पर राष्ट्रपति को सलाह वगैरह ये देते हैं, ठीक है। और ऐसे ही विधानसभा के मामले में राज्यपाल को देते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स का क्वेश्चन है और बनता है। निर्वाचन आयोग को जो शक्तियां हैं, एक सिविल न्यायालय की शक्तियां हैं, दीवानी न्यायालय की क्या है शक्तियां, किसके पास में है? निर्वाचन आयोग के पास में है, ठीक है। इसके बाद बात करें कि चुनाव की वैधता संबंधी जितने भी विवाद हैं, मतदाताओं से संबंधित जितनी भी सूचनाएं उसे प्राप्त होती है, चाहे वो चुनाव की धांधली से संबंधित हो, किसी निर्वाचन अधिकारी द्वारा किए गए व्यवहार की बात हो, या फिर जितने भी उम्मीदवार खड़े हैं उन्होंने कितनी क्या राशि वगैरह जो है वो दी गई है, उन सब का डिसीजन कौन करता है, विवादों का निर्णय कौन करता है? तो कौन करेगा? हमारा राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग, ठीक है। एक बात बता दूं, जो हमारा राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग है वह राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सांसद और विधानसभा के चुनाव कराता है, जबकि राज्य निर्वाचन आयोग केवल पंचायती विषय की बात करें, मतलब हमारे पंचायतों का चुनाव और नगर निगम के चुनाव कराने का जिम्मेदारी किसकी है? राज्य निर्वाचन आयोग की है। राज्य निर्वाचन आयोग को वैसे ही जैसे हमने किससे समझा था, बढ़िया से चार्ट से समझा था, वैसे समझेंगे राज्य निर्वाचन आयोग को, ठीक है। राज्य निर्वाचन आयोग की बात करें, ये राज्य निर्वाचन आयोग की बात करना जरूरी है। स्वरूप की बात कर लेते हैं, स्वरूप कैसा है, कैसा दिखता है भाई? ये संवैधानिक दिखता है। क्यों दिखता है संवैधानिक? इसलिए संवैधानिक दिखता है क्योंकि संविधान में इसका वर्णन है। संविधान में कहाँ वर्णन है भाई? संविधान में वर्णन है अनुच्छेद 243 यानी कि अनुच्छेद 243 के तहत जो है वो किसकी स्थापना की जाएगी? राज्यों में राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना की जाएगी। मध्य प्रदेश में 1 फरवरी सन 1994 को स्थापना की गई है। भैया याद रख लेना, ये डेट है ना, बहुत लोचे हैं उस डेट के अंदर और हमें तो याद रखना ही है ना, 1 फरवरी सन 1994, ठीक है। अभी कितने सदस्य है? अभी एक सदस्य ही है, अभी एक सदस्य है। राज्य निर्वाचन आयोग की बात करें तो मध्य प्रदेश में अभी एक सदस्य है। नियुक्ति कौन करेगा? राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेंगे, जबकि राज्य में राज्यपाल करेंगे। कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पूरा हो जाए, ठीक है। सेवा शर्तों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाएगा? राज्यपाल के द्वारा किया जाएगा। वेतन की बात करें, वेतन कहां से दिया जाएगा भाई? वेतन दिया जाएगा इन्हें राज्य की संचित निधि से, ठीक है। राज्य की संचित निधि से वेतन मिलेगा। प्रथम आयुक्त की बात करें, अभी कहां पर प्रथम आयुक्त? मध्य प्रदेश में जो प्रथम आयुक्त की बात करें, NB लोहानी क्वेश्चन बनेगा और बन चुका है, ठीक है। वर्तमान आयुक्त की बात करें, वसंत प्रताप सिंह, वर्तमान में कौन है? वर्तमान में वसंत प्रताप सिंह हैं, ठीक है। टैगलाइन की बात करें, टैगलाइन से क्वेश्चन नहीं बनेगा, लेकिन फिर भी एक बात याद रख लो, हर वोट कीमती, हर निकाय महत्वपूर्ण, ये निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग की क्या है? टैगलाइन है, ठीक है। चलो इस चार्ट को एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर PDF तो आपको मिल ही जाएगी। अब PDF कहाँ मिलेगी भाई? टेलीग्राम, जो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है उसमें टेलीग्राम लिंक है, वहां पे मिल जाएगी। जो हमारे स्टूडेंट है उन्हें तो हम डायरेक्ट प्रोवाइड करा ही रहे हैं, ठीक है। तो टेलीग्राम लिंक ज्वाइन करें, है ना, वहां से आपको मिल जाएगी सारी PDF। ओके, चलो
राज्य निर्वाचन आयोग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, उन महत्वपूर्ण बातों को देख लेना है। क्या देख लेना है? 73वें और 74वें संविधान संशोधन से संबंधित हमारे पंचायती राज व्यवस्था 73वें से है, 74वें से हमारे नगर पालिका वाली संबंधित है। 1992 के तहत किया गया था। राज्य निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र और संवैधानिक निकाय है, पढ़ चुके हैं भाई साहब, ठीक है, एक सदस्यीय निकाय है, ठीक है। ये अच्छा, एक और चीज है, कई बार ऐसा लगता है ना हमें कि भाई जैसे हमारी न्यायपालिका चलती है, सर्वोच्च न्यायालय, उसके अंदर उच्च न्यायालय, उसके अंदर अधीनस्थ न्यायालय, यहाँ पर जो भारत के निर्वाचन आयोग से ये स्वतंत्र इकाई है, भारतीय निर्वाचन आयोग के अंतर्गत काम नहीं करता, लेकिन वो उसी गाइडलाइन को फॉलो जरूर करता है, लेकिन उसे स्वतंत्र रूप से कार्य करता है राज्य निर्वाचन आयोग, ठीक है। यहाँ पर जो गठन का है, ये दोनों अनुच्छेद हैं, यानी कि अनुच्छेद 243 और के उसको इंग्लिश में कहते हैं 243 या का, यानी कि जेड ए में राज्य निर्वाचन आयोग नगर पालिकाओं के लिए वर्णन है। अल्टीमेटली जेड के में ही गठन किया जाता है। 243 जेड ए के अंतर्गत केवल इतना कहा गया है कि पंचायती राज्यों का जो निकाय है चुनाव कराएगा, वही निकाय किसका निर्वाचन कराएगा? हमारा नगर पालिकाओं का निर्वाचन कराएगा, केवल इतनी बात लिखी गई है, ठीक है। यहां पर ये स्पष्ट कर दिया गया है, ठीक है। इसके बाद में दोनों अनुच्छेदों को याद रखना है, ठीक। पीडीएफ मिल जाएगी एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए, टेंशन मत लेना, ठीक है। जहां से क्वेश्चन बनेंगे उन चीजों को मैं पढ़ाने वाला हूं, पूरी प्रक्रिया आपको नहीं बताने वाला कि भाई कहा कैसा होता है। जहां से टू द पॉइंट क्वेश्चन बनते आए हैं और बनने की संभावना है, वो सारी चीजें हैं, ठीक है। अब क्या है, यहाँ पर जो निर्वाचन आयुक्त, वहां पर हमने जो राष्ट्रीय निर्वाचन आयुक्त पढ़े थे, वैसे ही राज्य में जो निर्वाचन आयुक्त होंगे उन्हें किस आधार पर हटाया जा सकेगा? उसी आधार पर हटाया जा सकेगा जिस आधार पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को महाभियोग जैसी प्रक्रिया संसद में हम क्या काम करते हैं, एक संकल्प लाते हैं, उसे विशेष बहुमत से पारित कराते हैं, देन उसके बाद में राष्ट्रपति उन्हें हटाते हैं। वही प्रक्रिया जो है वहां पर अपनाई जाएगी, ठीक है। राज्य निर्वाचन आयोग की सेवा शर्तों की बात करें तो सेवा शर्तों में किसी प्रकार का पद पे रहते हुए अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा, और इनकी सेवा शर्तों का जो निर्धारण है वो कौन करेंगे? तो इनकी सेवा शर्तों का निर्धारण करेंगे हमारे महामहिम राज्यपाल, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज है कि त्यागपत्र राज्यपाल को देते हैं, लेकिन इन्हें यदि उनके पद से हटाया जाना हो, तो कौन हटाएंगे? उन्हें राष्ट्रपति हटाएंगे। अब पद से राष्ट्रपति क्यों हटाएंगे? क्योंकि इन्हें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान हटाए जाने की प्रक्रिया है, और यह प्रक्रिया संसद में संपन्न होती है, इसलिए संसद वाले सारे काम राष्ट्रपति संभालते हैं, ठीक। चल 243 अनुच्छेद को अच्छे से, स्थापना की बात करें, स्थापना को देख लेते हैं, चलो यहाँ पर, ठीक है। मध्य प्रदेश राज्य चुनाव आयोग का गठन जो है वो कौन करता है? करते हैं राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 1 फरवरी सन 1994 को किया गया था, ठीक है। 15 फरवरी 1994 को राज्य चुनाव आयोग द्वारा पद ग्रहण करने के साथ अस्तित्व में आया। यही क्वेश्चन था जो कि अभी लास्ट ईयर प्रीलिम्स में आया और विवादों की स्थिति बनी और उसे अल्टीमेटली डिलीट करना पड़ा। दोनों डेट को भाई याद रख लो। अधिसूचना के माध्यम से 1 फरवरी सन 1994 द्वारा क्या कर लिया गया था? आयोग का गठन कर लिया गया था, और उस पर ये अस्तित्व मैंने कि एक्शन में कब आया? तो 15 फरवरी सन 1994 को राज्य चुनाव आयुक्त का जब वहां पर क्या कर दिया, हमने नियुक्ति कर दी, उसके बाद में ये क्या काम हुआ? एग्जीक्यूट हुआ, ठीक है। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग गठित करने वाला पहला राज्य है, याद रखना प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। पंचायती राज्यों चुनाव संबंधी अधिसूचना 15 अप्रैल सन 1994 को पहली बार जारी की गई थी। अभी तक कितनी बार जारी की जा चुकी है उसको भी ध्यान में रखना, क्वेश्चन बन चुका है। 1994 से प्रति 5 वर्ष में काउंट कर लेना, ठीक। वर्तमान काल की मैं बात करूं, वर्तमान काल के अंदर जो कार्यकाल है वो कितना है? 6 वर्ष 65 वर्ष है, बात कर चुके हैं, ठीक है। चलो अभी यहाँ पर क्या हो रहा है भाई? एनबी लोहानी पहले बने और वर्तमान में बसंत प्रताप सिंह हैं, आपको पता ही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट है संघ लोक सेवा आयोग, यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ये जो चार्ट है, इसी चार्ट में से प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन जाएगा, बनेगा ही, ठीक है। ध्यान से देखना स्वरूप कैसा है, स्वरूप कैसा है भाई, स्वरूप दिखता कैसा है? यूपीएससी दिखता है संवैधानिक दिखता है, ठीक है भाई। संवैधानिक क्यों दिखता है?
संविधान में वर्णन मिलेगा ना, कहाँ मिलेगा संविधान में वर्णन? ये मिलेगा अनुच्छेद 315 से 323 के बीच में, यानी कि 315 में गठन की बात है, उसकी प्रक्रिया कैसे चलेगी, कितने लोग होंगे, रिपोर्ट कैसे होगा, क्या कुछ चीजें हैं, सारा वर्णन किस में दे रखा है? 315 से लेकर के 323 अनुच्छेद में दे रखा है। भाई साहब कब इसका पहली बार गठन हुआ? कब इसका पहली बार गठन हुआ? यूपीएससी का गठन कब हुआ? यूपीएससी का गठन आजाद नहीं हुए थे उससे पहले ली आयोग था, जिसने ये कहा कि भाई प्रशासनिक अधिकारियों की आवश्यकता है, हम हर किसी व्यक्ति को नहीं प्रशासनिक अधिकारी बना सकते, सामान्य जनता से कैपेबल व्यक्ति ढूंढने के लिए हमें क्या चाहिए? परीक्षा का आयोजन कराना चाहिए। और इन्हीं ली आयोग की सिफारिश पर 1 अक्टूबर सन 1926 को यूपीएससी का गठन किया गया। स्वतंत्रता के पश्चात स्वायत्त संस्था के रूप में एक संवैधानिक रूप से कब गठन किया गया? 26 जनवरी सन 1950 को इसका गठन हुआ। ठीक है, याद रहेगा? रहेगा क्या? रहना ही है, करना ही है। ठीक है, नहीं कर पाएंगे तो घर की टिकट कटा लेना है। ठीक है, चलो आगे की बात करें। संरचना कैसी है? संरचना ऐसी है, एक अध्यक्ष होगा और उतने सदस्य होंगे जितने राष्ट्रपति डिसाइड करेंगे, अमूमन 9 या 11। ठीक है, एक अध्यक्ष, कुछ अन्य सदस्य होंगे। अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करेंगे? राष्ट्रपति करेंगे। जब राष्ट्रपति पढ़ा था तब भी मैंने बताया था कि राष्ट्रपति ही करेंगे। ठीक है, इन्हें पद से कौन हटा सकेंगे? स्वेच्छा से इन्हें या तो स्वेच्छा से रिजाइन कर दें, त्यागपत्र दे दें, या फिर राष्ट्रपति द्वारा हटा सकेंगे। प्रक्रिया वगैरह क्या होगी आगे देखते। ठीक है, कार्यकाल कितना होगा? 665, 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पूरा हो जाए, या तो 6 वर्ष कार्यकाल हो जाए नियुक्ति से, या फिर 65 वर्ष की आयु पूर्ण हो जाए। दोनों ही क्या है यहाँ पर हमारा क्राइटेरिया है। ठीक है, इन्हें कार्यकाल का। इसके बाद हम बात करें कार्यालय कहाँ है? नई दिल्ली है। रिपोर्ट यानी कि कैसे क्या चल रहा है, यूपीएससी जो काम कर रहा है उससे संबंधित सारी चीजें, सही तरीके से एग्जाम हो रही नहीं हो रही है, राष्ट्रपति ने कोई सलाह मशवरा मांग लिया किसी प्रकार की हमारी प्रशासनिक केंद्रीय प्रशासनिक सेवाओं से संबंधित, उससे जो भी रिपोर्ट तैयार की वो रिपोर्ट उठा करके राष्ट्रपति को देगा। कौन देगा? यूपीएससी देगा। तो प्रतिवेदन यानी कि रिपोर्ट किसे देगा? राष्ट्रपति को देगा। अध्यक्ष की जो सेवा शर्तें हैं, भाई तुम कैसे अपनी सेवा दोगे, कौन कौन सी चीजों का पालन करोगे, कौन से काम नहीं करोगे, इन सब चीजों का निर्धारण कौन करेगा? राष्ट्रपति ही करेगा। क्लियर? चलें आगे। ठीक है, ये सब चीजें पढ़ चुके हैं। ओके, ली आयोग की सिफारिश पर 1 अक्टूबर 1926 में लोक सेवा आयोग का गठन किया गया, जिसमें एक अध्यक्ष 4 सदस्य थे। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन बनता है सर रॉस बारकर का। सर रॉस बारकर का क्वेश्चन बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है पहले अध्यक्ष कौन थे, तो सर रॉस बारकर थे। कब? 1 अक्टूबर सन 1926 को। ठीक है, आगे चलेंगे, स्वतंत्रता आएगी फिर और देखेंगे क्या होगा। ठीक है, कब लोक सेवा आयोग का नाम बदलकर संघ लोक सेवा आयोग रख दिया गया? 1935 के अधिनियम के तहत। ओके, याद रखना है। संघ लोक सेवा आयोग के संवैधानिक प्रावधान कहां से कहां तक दिए गए हैं? भाग 14 में अनुच्छेद 315 से 323 तक ये दिए गए हैं। ओके, चलो एक अनुच्छेद लोक सेवा आयोग की बात कर रहे हैं तो बता ही देता हूं। 312 के तहत क्या है? संसद को संघीय राज्यों के लिए एक या एक से अधिक अखिल भारतीय सेवाएं बनाने का अधिकार है। आर्टिकल 312 क्या कहता है? संघ लोक से अखिल भारतीय सेवाओं का वर्णन करता है अनुच्छेद 312। 3 प्रकार की अखिल भारतीय सेवा होती है। कौन कौन सी होती है? पता होना चाहिए, पता होना चाहिए। ठीक है, अनुच्छेद 315 के अंतर्गत क्या है? संघ और राज्यों के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा। राज्य लोक सेवा आयोग की बात अलग से नहीं की गई है, यही आर्टिकल राज्यों से भी संबंधित है। तो एक ही बात आएगी क्या? 315 के तहत संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का गठन होगा। ठीक है, अब एक एक नहीं है राज्यों के लिए, तो संसद विधि बना करके जब राज्य सहमत हो जाए आपस में कि भाई तुम्हारी और हमारी लोक सेवा परीक्षा एक साथ करा लें, हाँ करा लो। अब ऐसा बोलने से कुछ नहीं होगा, दोनों की विधानसभाएं संकल्प पारित करेंगी। जब संकल्प पारित कर लेंगी तो संसद में जाएगा और संसद क्या काम करेगी? 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही लोक सेवा आयोग का गठन कर सकेगी। ठीक है, और
ऐसे संयुक्त लोक सेवा आयोग के सदस्य और अध्यक्षों की नियुक्ति और सेवा शर्तों का निर्धारण कौन करेगा? वह करेगा हमारा राष्ट्रपति। ठीक है, चलो 316 के अंतर्गत बात करें, राज्यों की सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि कितनी होती है? पदावधि कितनी होती है अभी बात करी हमने। केंद्र की बात करें, संघ लोक सेवा की बात करें तो 6 वर्ष 65 की आयु जब भी पूरी हो जाए वो, और राज्यों की बात करें तो राज्यों की 6 वर्ष और 62 वर्ष की आयु जो भी पहले पूरी हो जाए वो। ठीक है, अभी हम उसकी बात करने वाले हैं, हमारे राज्य लोक सेवा आयोग की भी बात करेंगे। भाई इतना अच्छा आयोग है हमारा, है ना, जो हमारी परीक्षाएं ले रहा है, उस आयोग के बारे में तो हमें पता होना ही चाहिए, उसकी बात करेंगे, है ना। ठीक है, चलो राज्य लोक सेवा आयोग की हमने कार्यकाल की बात कर ली, संघ लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष सदस्य हैं उनकी भी हमने बात कर ली। ठीक है, आगे और चलते हैं, क्या कुछ मिलता है हमें आगे। सिंपल सी बात है, त्यागपत्र की बात करें, त्यागपत्र किसे देंगे? त्यागपत्र किसे देंगे? संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देंगे, जबकि राज्यों में जो लोक सेवा आयोग है वो अपना त्यागपत्र किसे देंगे? राज्यपाल को देंगे। जो संयुक्त लोक सेवा आयोग राज्यों के लिए गठित किया गया था, उनके जो अध्यक्ष सदस्य हैं वो किसे अपना त्यागपत्र देंगे? जिसने उनकी नियुक्ति करी थी। किसने की थी? राष्ट्रपति ने की थी। ठीक है, चल अब जो है अनुच्छेद 317 ये कहता है कि जो हमारे यूपीएससी के अध्यक्ष सदस्य हैं उनको किस प्रकार से हटाया जाएगा, क्या कुछ होगा, सब चीजें देखते हैं। यूपीएससी के अध्यक्ष सदस्य हैं यदि अगर कदाचार के आधार पर, अब कदाचार क्या होता है भैया, एक शब्द आ गया है कदाचार। कदाचार एक तो होता है सदाचार, यहाँ पर है कदाचार। तो भैया कदाचार मतलब तुमने किसी प्रकार का ऐसा निम्न कृत्य किया है, निकृष्ट कोटि का कृत्य किया है जो कि आपको नहीं करना चाहिए था। आपने अपने पद पर रहते हुए जो पद की सेवा शर्तें थी उनका यदि उल्लंघन किया तो वो कदाचार। सीधी सी बात, क्या जो राष्ट्रपति ने आपको अपने पद पर बने रहते हुए सेवा शर्तें निर्धारित की थी, आपने उनके अनुसार काम नहीं किया तो सीधी सी बात है वो कैसा आ जाएगा? कदाचार हो जाएगा। और राष्ट्रपति के आदेश से उच्चतम न्यायालय द्वारा 145 के अधीन क्या हो सकेगा? जब सुप्रीम कोर्ट एक कमेटी बैठाएगा, वो कमेटी की जांच में ये देखा जाएगा कि यूपीएससी के जो कैंडिडेट्स हैं, यूपीएससी के जो सदस्य हैं और अध्यक्ष हैं, चेयरमैन हैं और उसके मेंबर्स हैं, वो किसी प्रकार से कोई गतिविधि कदाचार संबंधित है कि नहीं है, उसकी जांच कौन करेगा? उच्चतम न्यायालय करेगा। और किसे बताएगा? राष्ट्रपति को बताएगा। वह रिपोर्ट यदि रिपोर्ट में सत्य साबित होते हो तो राष्ट्रपति आपको पद से हटा देंगे। ठीक है, अब यहां पर हटाए जाने की बात है। एक निलंबित करना और पद से हटाना दोनों में डिफरेंस है। निलंबित करना यानी कि अपने पद के कार्यभार से जो हटा देना कुछ समय के लिए, जब तक कि उस पर जांच प्रक्रिया चल रही है। जब उस पर दोष साबित हो जाता है तब उसे उसके पद से निर्वासित कर दिया जाता है। ठीक है, जब संघ लोक सेवा आयोग जांच चल रही हो तो कौन उसे अपने पद से निलंबित कर सकेंगे? राष्ट्रपति कर सकेंगे। राज्यों के बारे में राज्यपाल, और जो संयुक्त लोक सेवा आयोग था राज्यों के लिए, उनके भी पद से कौन निलंबित कर सकेंगे? राज्यपाल नियुक्त कर सकेंगे। ठीक है, राज्यपाल जो है वो उनको पद से निलंबित कर सकेंगे। इसके बाद बात करें जो आधार की बात है कि कब उन्हें अपने पद से हटाया जाए, तो दिवालिया हो जाए वो, है ना, अपने कर्तव्यों पर बने, मतलब अपने पद पर बने रहते हो, भाई कहीं पैसा वगैरह में दूसरी जगह नौकरी करने लग जाए तो उन्हें इस पद पर रहने की जरूरत क्या है, फिर हटा देते हैं। इसके बाद राष्ट्रपति की राय में वो मानसिक रूप से कैपेबल नहीं है, शारीरिक रूप से कैपेबल नहीं है भाई काम करने के, तो भी उन्हें पद से क्या काम करेंगे? राष्ट्रपति हटा सकेंगे। ठीक है, अनुच्छेद 318 जो है वो क्या है? सेवा शर्तों को बनाने की जो शक्ति है, कौन सेवा शर्तें बनाएगा पदों की? तो संघ लोक सेवा के संबंध में राष्ट्रपति, राज्य लोक सेवा के संबंध में राज्यपाल। ठीक है, ये पहले हम बता चुके हैं आपको। चलिए आगे चलते हैं। अनुच्छेद 319 कार्यकाल की समाप्ति से संबंधित है कि भाई आप ऐसा यदि अगर कोई कृत्य कर लेते हो, उससे संबंधित यदि अगर आप काम करते हो, कार्यकाल की समाप्ति यदि अगर हो जाती है, ठीक है, तो उसके संबंध में क्या कुछ चीजें हैं उसको देखते हैं। ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष भारत सरकार
या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी भी नियोजन का पात्र नहीं होगा। यदि अगर वो पद धारण कर लेता है दूसरी जगह तो उसे इस पद से निर्वासित किया जा सकेगा। ठीक है, अब जो हो सकेगा, क्या कुछ हो सकेगा, मतलब ये भी ध्यान देना है, क्या संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष कहीं पर नौकरी नहीं कर सकता, बाद में भी, बाद में, तुरंत तो ठीक है, बाद में भी वहां से हटने के बाद, अपने पद से हटने के बाद भी कहीं पर वो क्या काम नहीं कर सकता, अब नियोजन का पात्र नहीं होगा। दूसरी बात में, राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बन सकेगा। राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बन सकेगा। ठीक है, अन्य सदस्य के रूप में भी जा सकता है, या तो अध्यक्ष बन जाए या फिर यूपीएससी का कोई अन्य सदस्य बन जाए। ठीक है, किसी अन्य राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने का पात्र होगा। कौन? राज्य लोक सेवा आयोग का जो अध्यक्ष है वो यूपीएससी में अध्यक्ष बन जाए, यूपीएससी में सदस्य बन जाए, एक राज्य से दूसरे राज्य में जाकर के वहां के जो हमारा लोक सेवा आयोग है उसमें क्या बन जाए, अध्यक्ष के रूप में चला जाए, ये कर सकता है। ठीक है, किंतु राज्य भारत सरकार के अधीन कोई पद का पात्र का नियोजन नहीं होगा, यानी किसी पद पर वह नहीं जा सकेगा। ठीक है, ये इतनी सी बात है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष से भिन्न कोई अन्य सदस्य, मतलब संघ लोक सेवा आयोग का जो चेयरमैन है उसके अलावा कोई दूसरा व्यक्ति है जो सदस्य है वो आयोग का अध्यक्ष बन सकता है। ठीक है, आयोग का किसका? यूपीएससी का अध्यक्ष बन सकता है, साथ ही साथ राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हो सकने का पात्र है। ठीक है, लेकिन वो भारत सरकार के किसी भी या राज्य सरकार के किसी भी सरकारी नौकरी पद पर काम नहीं कर सकेंगे। ठीक है, इतना कुछ उनके साथ हो सकता है। आर्टिकल 320 के तहत लोक सेवा आयोग के कृत्य यानी कि कार्य दिए हुए हैं, बहुत सारे कार्य हैं, इनको आपको पढ़ना है, याद करना है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और बनेंगे। प्रीलिम्स के अंदर तो क्वेश्चन बनता ही बनता है, मेंस के अंदर भी क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि क्या कुछ उनके कार्य होते हैं, उनको देखते हैं। क्या कार्य होते हैं? एक तो भर्ती परीक्षा करवाते हैं, है ना। दूसरी बात, दो या अधिक राज्य ऐसा करने पर संयुक्त भर्ती परीक्षा भी करवाते हैं। अभी बताया था दो या दो से अधिक राज्य अगर बोले कि भाई हमारे लिए परीक्षा करवाओ तो वो भी करवाते हैं। ठीक है, इसके बाद में सिविल सेवाओं में भर्ती पद्धति संबंध सभी विषयों पर और सिविल सेवाओं और पदों पर नियुक्ति तथा एक से दूसरी सेवा में जो स्थानांतरण है, जो ट्रांसफर है, उस पे भी राय विचार विमर्श सरकार को ये देते हैं। ठीक है, अनुशासनिक विषयों पर भी ये काम करते हैं, सलाह मशवरा देते हैं और सरकार को जो है, राज्यपाल को जो है वो विभिन्न प्रकार की सेवाओं से संबंधित क्या है, सूचना और उनको परामर्श देने का भी कार्य यहाँ पर करते हैं। सभी कार्यों को हमें ध्यान से जो है वो पढ़ लेना है। ठीक है, आर्टिकल 321 जो है वो क्या है, 321 ये कहता है कि लोक सेवा आयोग के कृत्यों का विस्तार करने की जो शक्ति है वो किसके पास है, वो संसद के पास है। ठीक है, ठीक है, लोक सेवा आयोग के कृत्यों विस्तार करने की शक्ति किसके पास है, संसद के पास है। यहाँ पर यूपीएससी एवं जेपीएससी संसद के पास और एसपीएससी यानी स्टेट पीएससी के संबंध में किसके पास है, विधान मंडल के पास है। ठीक है, चलो 322 के अंदर लोक सेवा आयोग के अंदर जितने खर्चे वगैरह हो रहे हैं उन खर्चों से संबंधित कहाँ से क्या आएगी चीजें, कहाँ से पैसा वगैरह आएगा, कहाँ से कितने सदस्यों को वेतन वगैरह दिया जाएगा, सबकी बातें यहाँ पर की गई है। 323 की बात करें तो राज्य लोक सेवा आयोग या संघ लोक सेवा आयोग किसे अपने रिपोर्ट देंगे, वो सारी चीजें यहाँ पर दी गई है और हमें याद रखना है। राष्ट्रपति को प्राप्त होगी, जबकि राज्यों के मामले में किसे प्राप्त होगी, राज्यपाल को प्राप्त होगी। ठीक है, रिपोर्ट। चलो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की बात करें, पहले छह वो थे कौन, सर रोसबारकर। और यहाँ पर दूसरी बात करें हम कि वर्तमान में कौन है, तो वर्तमान में हमारे डॉक्टर मनोज सोनी हैं, है ना। एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ पर, एक और क्वेश्चन बनता है। वो क्वेश्चन ये है, जब भारत
को स्वतंत्रता प्राप्त हुई, उस स्वतंत्रता के बाद में यूपीएससी के पहले अध्यक्ष कौन थे? यूपीएससी के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो वो हैं H.K. कृपलानी। ठीक है, कौन है? स्वतंत्रता के समय की बात करें तो H.K. कृपलानी साहब जो थे वो स्वतंत्रता के समय हमारे क्या थे? अध्यक्ष थे यूपीएससी के। ठीक है, चलो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का जो क्वेश्चन है उससे संबंधित जो विशेष बातें हैं वो यहाँ पर दी हुई हैं, यहीं से क्वेश्चन बन जाएगा, ध्यान में रख लेते हैं। स्वरूप कैसा है? स्वरूप की बात आती, दिखता कैसा है भाई? हमारा जो है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग दिखता कैसा है? संवैधानिक दिखता है। चलो संवैधानिक दिखता है, क्यों दिखता है भाई संवैधानिक? कहां से संवैधानिक दिख रहा है? आइए देखते हैं कहां संवैधानिक दिख रहा है। अनुच्छेद 315 के तहत इसका गठन है। अनुच्छेद 315 के तहत गठन हुआ है 1 नवंबर सन 1956 को, दोनों को याद रखना है। ठीक है, मुख्यालय कहाँ पर है? इंदौर में है। मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी इंदौर के अंदर किसका मुख्यालय है? मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का मुख्यालय। संरचना कैसी है? संरचना कैसी है? एक अध्यक्ष और कुछ जो है वो सदस्य होंगे। अब कितने सदस्य हैं वो अभी आगे हम देखने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करें वेतन भत्ते जो हैं वो राज्य की संचित निधि पर हैं। प्रतिवेदन रिपोर्ट किसको सौंपते हैं? राज्यपाल को सौंपते हैं। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बीबी रेंगे साहब थे। ठीक है, अध्यक्षों की नियुक्ति के संबंध में कुछ चीजें हैं, अध्यक्षों की नियुक्ति के संबंध में और सदस्यों की नियुक्ति के संबंध में कुछ विशेष बातें हैं भाई। क्या विशेष बातें हैं? नियुक्ति कौन करते हैं? राज्यपाल करते हैं। हटाते कौन है? राष्ट्रपति हटाते हैं। यही वो प्रश्न है जो कि आपको दूसरों से अधिक लीड कराएगा। यही वो प्रश्न है जो आपको दूसरों से अधिक लीड कराएगा। यहाँ पर क्या है ना, अभी पढ़ रहे हैं ना, बहुत आसान लग रहा है। हाँ ठीक है भाई, नियुक्ति हमारे राज्यपाल कर दे रहे हैं और निपटा कौन दे रहे हैं अपने पद से? राष्ट्रपति हटा दे रहे हैं। बहुत आसान है, ठीक है, याद रख लेना है। किसी भी तरीके से जो सरल लगता है वही एग्जाम में कठिन हो जाता है। कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पूर्ण हो जाए जल्दी वो वैसा रहेगा। सेवा शर्तें निर्धारण कौन करेंगे? राज्यपाल करेंगे। ठीक है, चलो भाई आगे चलते हैं, क्या चीजें हैं उसको समझते हैं आगे। ये जो धारा लिखी है ना, धारा यहां पर ये धारा लिखी है ना, कौन सी वाली धारा की बात कर रहा हूं? नीचे वाली, राज्य पुनर्गठन अधिनियम की धारा 118(3) के अनुसार क्या हुआ है? एमपीपीएससी का गठन हुआ है। अब ना एक चीज को ध्यान में रख लेना, क्वेश्चन बन चुका है तो शायद दोबारा क्वेश्चन जो है वो ऐसा ना बने। अब क्वेश्चन कैसा बने कि एमपीपीएससी का गठन संविधान के अनुच्छेद 315 और किसके साथ हुआ है? एक तो 315, एक है राज्य पुनर्गठन अधिनियम की धारा 118(3) घोट करके पी जाना भाई, है ना। क्वेश्चन यहां से एक बार बन चुका है तो हो सकता है कि दोबारा भी क्वेश्चन बन जाए। ठीक है, स्थापना 1 नवंबर सन 1956 की बात की गई है ना। 1 नवंबर सन 1956 की बात यहां पर की गई है। ठीक है, ओके, 1 नवंबर सन 1956 ही डेट है। 1 नवंबर सन 1956 एमपीपीएससी की स्थापना। ठीक है, ये जो है ना वो कई बुकों में मैंने देखा कि वहां पर लिखा हुआ है कि स्थापना 27 अक्टूबर सन 1956 में हुई। नहीं हुई भाई, 1956 को 27 अक्टूबर को नहीं हुई। क्या हुआ था उस दिन? गृह मंत्रालय ने बताया था कि हम जो है वो एमपीपीएससी का गठन करेंगे। ठीक है, कब करेंगे? वो करेंगे 1 नवंबर सन 1956। ठीक है, वर्तमान अध्यक्ष की बात करें,
वर्तमान अध्यक्ष कौन है? वर्तमान अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? एमपीपीएससी के राजेश लाल मेहरा है। पहली परीक्षा का आयोजन कब हुआ? 1958 में। टोटल सदस्य कितने हैं एमपीपीएससी में? टोटल सदस्य कितने हैं? कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? 5 है। कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? 5 है। अध्यक्ष सहित गिना जाएगा। अध्यक्ष के अतिरिक्त पूछा जाए तो कितने हैं? 4 सदस्य हैं। समझ में आ रहा ना क्वेश्चन? बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। यदि कुल सदस्यों की संख्या पूछी जाए, सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, एमपीपीएससी में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 5 है। अध्यक्ष के अतिरिक्त कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? 4। ठीक है। क्वेश्चन अभी आया था, लास्ट क्वेश्चन बना था, तो उसमें भी सेम उसने यही लिखा था कि सदस्यों की संख्या कितनी है, तो उन्होंने अध्यक्ष को काउंट किया था। ठीक है, चलो सेम चीजें हैं, सेम वही है जो कि अभी हमने पढ़ चुके हैं। उसी हिसाब से यहाँ पर एमपीपीएससी के बारे में भी सेम चीजें हैं कि नियुक्ति जो है वो कौन करेंगे? हमारे आर्टिकल 316 के तहत नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी। गठन जो है वो क्या होगा? 315 में वर्णित है। नियुक्ति 316 में वर्णित है। और 316 में जो वर्णित है कि 1+4 जो सदस्य है ना, उसमें क्या होगा कि आधे से अधिक सदस्य कैसे होना चाहिए? कम से कम 10 वर्ष तक राज्य सरकार के अधीन या फिर किसी न किसी भारत सरकार के अधीन किसी न किसी प्रशासनिक पद पर बने रहने वाले व्यक्ति की ही नियुक्ति की जाएगी। हर किसी व्यक्ति को नहीं कर सकते। आधे से अधिक सदस्य ऐसे होने चाहिए। ठीक है। पद रिक्ति की स्थिति कैसे होगी? पद से रिक्ति वैसी हो सकेगी, त्याग पत्र दे सकेंगे। ठीक है, त्याग पत्र देंगे, किसको देंगे? राज्यपाल को देंगे। पद से कौन हटाएगा? इन्हें राष्ट्रपति, इन्हें निलंबित कर सकेंगे राज्यपाल, पद से हटाएंगे कौन? राष्ट्रपति। ठीक है, पदावधि की बात कर चुके हैं। सारी चीजें सब कुछ सेम है। ठीक है, एक और चीज है कि इनकी पहले ना जो आयु थी वो 60 वर्ष थी रिटायरमेंट की। 62 वर्ष कब हुई? 41 संविधान संशोधन सन 1976। याद रख लेना, कहीं पूछ ले कभी तो, क्योंकि आजकल संविधान संशोधन से बड़े ही अतरंगी से क्वेश्चन आ रहे हैं भाई, तो इसको याद रख लेना। ठीक है, चलो इसके बाद बात करते हैं हम आगे। निकाले जाने की बात हो चुकी है। कदाचार के आधार पर हो सकता है या किसी प्रकार से बौक्षम हो जाए। ठीक है, राष्ट्रपति ही हटा सकते हैं उनके पद से, निलंबित कर सकते हैं। निलंबित और हटाए जाने में डिफरेंस है। ठीक है, चलो जो आधार हैं उनके बारे में वर्णन है यहाँ पर। क्या कुछ आधार हैं? सारी चीजें सेम है जो हम यूपीएससी के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक, चलो सेवा शर्तें वगैरह वगैरह सारी चीजें हैं, देख चुके हैं सब। सेम कार्य है लोक सेवा आयोग, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के, जो कि यूपीएससी के कार्य हैं। सेम वैसे के वैसे ही कार्य हैं, अनुच्छेद भी अलग नहीं है, सब कुछ चीजें हैं। पीडीएफ में शेयर करेंगे, एक बार इनको सबको ध्यान से पढ़ लेना। 322 में इनके वह है, 323 में रिपोर्ट है। ठीक है, संयुक्त लोक सेवा आयोग के चक्कर में, संबंध में किसे देंगे? वो दोनों ही राज्यपालों को आवश्यकता के अनुसार क्या है, राज्यपालों को प्रस्तुत करेंगे और राष्ट्रपति को भी देंगे। ठीक है, दोनों चीज हो सकेंगी। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग कैसे काम करेगा? यदि अगर 118(3) पूछी जा सकती है ना, तो यह भी पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश लोक सेवा शर्तें 1973 नियम बनाए गए थे। 1973 में कब बनाए गए थे? मध्य प्रदेश लोक सेवा शर्तों के नियम 1973 में बनाए गए थे। ठीक है, इसमें यह कहा था कि भाई 5 से अधिक सदस्य नहीं होंगे। याद रखो, ये जो मैं बार बार कहते आ रहा हूँ ना, सदस्य में अध्यक्ष भी काउंट होगा। ये रही वो लाइन भाई, इसको पढ़ लेना ध्यान से। और क्या आयोग में 5 से अधिक सदस्य नहीं होंगे। राज्यपाल सदस्यों में से एक को उसके अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर सकेगा। ये बात कहाँ लिखी है? मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की सेवा शर्तें नियम 1973 में ये चीज दी हुई है। तो भैया क्या हो गया? सदस्यों में ही शामिल हो गए हमारे अध्यक्ष साहब। ठीक है, समझ में आ गई बात? आगे चलते। कभी ऐसी स्थिति आ जाए, अध्यक्ष का पद रिक्त हो जाए, तो राज्यपाल किसी सदस्य को अध्यक्ष का कार्यभार सौंप देते हैं। कौन सौंपते हैं? हमारे राज्यपाल सौंपते हैं। ठीक है, चलो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एक संवैधानिक निकाय है। वो संवैधानिक निकाय है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल।
कैसा स्वरूप है इसका भाई? ये जो स्लाइड है ना, बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड्स होने वाली हैं आपके लिए, और यहाँ से चीजें बहुत क्लियर हो जाती हैं प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। स्वरूप कैसा है? स्वरूप कैसा है भैया? स्वरूप संवैधानिक है। क्यों संवैधानिक है? क्योंकि संविधान में इसका वर्णन है अनुच्छेद 148 से 151 के तहत। भाग किसमें? भाग 5 में। संरचना कैसी है? वर्तमान में एक सदस्य है, यानी कि एक ही कंट्रोलर एंड ऑडिटर होते हैं, है ना। अब बात करते हैं नियुक्ति की, तो राष्ट्रपति पढ़ा था, तब भी मैंने बताया था कि जितने भी महत्वपूर्ण पद हैं उन पर हमारे राष्ट्रपति जो है नियुक्ति कर रहे हैं। तो जो सीएजी है इसकी नियुक्ति भी कौन कर रहे हैं? हमारे राष्ट्रपति कर रहे हैं। कार्यकाल की बात करते हैं, कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो जाए, 6 वर्ष या 65 वर्ष के जो पहले हो जाए, वहां तक वो अपने पद पर बने रहेंगे। पद से कौन हटा सकेंगे? राष्ट्रपति हटा सकेंगे। सेवा शर्तों का निर्धारण कौन करेगा भैया? कि सीएजी के जो पद है, इस पद पर बने रहने के लिए क्या कुछ जरूरी है, क्या कुछ तरीके से आप काम करेंगे, इसका निर्धारण कौन करेगा? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? ठीक है, चलो। सेवा शर्तों का निर्धारण संसद करेगी भैया, और प्रतिवेदन और रिपोर्ट किसको प्राप्त होगी? किसे प्रतिवेदन देंगे? ये राष्ट्रपति को प्रतिवेदन देंगे, राष्ट्रपति को रिपोर्ट देंगे। ठीक है, यहीं से क्वेश्चन बन जाएगा आपका प्रीलिम्स में। ठीक है, ऊपर वाला क्वेश्चन। डेप्थ वाले के लिए तो भैया आपको अंदर जाकर के पढ़ाई करनी पड़ेगी। ठीक है, चलो बात करें भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है उसके बारे में। बहुत सारे अनुच्छेद हैं, 148 से 151, बहुत सारे हैं यार। कहाँ बहुत सारे हैं? 4 अनुच्छेदों में काम हो गया है ना। कहाँ बहुत सारे हैं? चारों को याद रख लेना है। जब संविधान में सीएजी पद का जिक्र किया गया तो उसके लिए जो सेवा शर्तें हैं, मतलब क्या काम करेगा, कैसे काम करेगा, किसकी सहायता से काम करेगा, इसका वर्णन नहीं था। जब किसी का वर्णन नहीं है तो वो शक्तियां प्राप्त हो जाती है संसद को। संसद ने कहा कि भाई 1971 में मैं आती हूं और बताती हूं कि महालेखा परीक्षक को अधिनियम 1971 के माध्यम से क्या कुछ करना जरूरी है। तो सीएजी की जो सेवा शर्तों का निर्धारण है, कार्यों का निर्धारण है, वो 1971 के अधिनियम के माध्यम से लागू किया गया। ये किसने बनाया? ये बनाया संसद ने। ठीक है, 148 जो हमारा आर्टिकल है 140, भैया ये चीजें ना मेंस के भी पर्सपेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक चीज मेंस के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स निकाल लेना, और उसके बाद में मेंस का सिनेरियो नहीं समझना तो न्याय की बात नहीं है, उसको समझना जरूरी है। संवैधानिक प्रावधान की बात करें तो अनुच्छेद 148 148 के अंतर्गत ये कहा गया है कि भैया एक पद होगा सीएजी का, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक होगा, जिसकी नियुक्ति करेंगे हमारे राष्ट्रपति। ठीक है, और उसकी जब नियुक्ति है, वो नियुक्ति कैसे होगी? राष्ट्रपति एक भैया उससे लिफाफा देंगे अपने हस्ताक्षर और सील मुद्रा के साथ में। ठीक है, उन्होंने कहा कि सेकेंड जो प्रावधान है वो है कि पद से उसी रीति से हटाया जा सकेगा जिस रीति से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को किस रीति से हटाया जाता है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को संसद के अंदर एक विशेष प्रकार का संकल्प लाया जाता है। संकल्प पर 2/3 बहुमत से, विशेष बहुमत से वोटिंग होती है, देन उसके बाद उसे अपने पद से हटाया जाता है। सेम वही प्रक्रिया से सीएजी को भी हटाया जाता है, जिसे हम कहते हैं महाभियोग जैसी प्रक्रिया, है ना। महाभियोग शब्द केवल राष्ट्रपति के लिए है, ये बात भी याद रख लेना। नियंत्रक महालेखा परीक्षक पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति या उसके द्वारा किसी प्रतिनिधि को ये कहा जाता है कि आप जाकर के सीएजी को अपने पद की शपथ दिलवा दीजिए। तो यहां पर शपथ कौन दिलवाएगा? राष्ट्रपति दिलवाएगा। राष्ट्रपति अवेलेबल नहीं है तो कौन है फिर? उनके द्वारा नियुक्त उनका प्रतिनिधि। ठीक है, चलो। वेतन भत्ते सेवा शर्तें ऐसी होंगी, अभी बात कर चुके हैं, संसद जैसी बना देगी भाई। ठीक है, जब वो अपने पद पर रहेंगे, अलाभकारी परिवर्तन तो किसी भी पद में नहीं किया जाता, एक बात ध्यान रख लेना। ठीक है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक अपने पद पर ना रहे जाने के बाद, यानी कि रिटायरमेंट के बाद, कहीं पर भी नौकरी नहीं कर सकते। क्लियर?
सीएजी रिटायरमेंट लेने के बाद में, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, किसी के भी अंडर में नौकरी नहीं कर सकते। ये उनकी पद की सेवा शर्तें हैं भाई, ठीक है। चल, नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कार्यालय की बात करें, उनके जितने भी वेतन भत्ते पेंशन कहाँ पर है, संचित निधि पर भारित है। जब हमने भारत की संचित निधि पढ़ी थी तब भी मैंने बताया था कि भारित व्यय क्या होते हैं, कार्यालयों के खर्चे और जितने वेतन भत्ते हैं वो, ठीक है। अनुच्छेद 149 क्या कहता है, क्वेश्चन सीधे बना था प्रीलिम्स के अंदर कि सीएजी के कर्तव्य और सेवा शर्तें किस अनुच्छेद में हैं। ऑनेस्टली मुझे उस समय नहीं पता था, आज पता है। आर्टिकल 149 के अंतर्गत लोगों ने 148 लगा करके आए थे, क्योंकि उसके नीचे जाते ही नहीं है ना भाई, 148 पढ़ लिया दैट्स इट, सीएजी। अब भाई सीएजी के अंदर भी पढ़ लो, सीएजी की नियुक्ति है 148 में, उसके नीचे है 149 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के शक्ति एवं कर्तव्य, है ना। इसके बाद बात करते हैं 140 यानी कि जो भी वो ऑडिट करेगा केंद्र के लेखा, मतलब केंद्र के अकाउंट की बात कर लें चाहे राज्य के अकाउंट की बात कर लें, तो किस रूप में होगा, उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, उसका प्रारूप कैसा होगा, वो डिसाइड करेंगे कौन, राष्ट्रपति, है ना। यानी कि प्रारूप उस स्ट्रक्चर में होगा, उस तरीके से होगा जो कि राष्ट्रपति निर्धारित करेंगे, ठीक है। 151 में ये है कि प्रतिवेदन जो है वो राष्ट्रपति को प्रस्तुत करेंगे, ठीक है। कौन करेंगे, राष्ट्रपति को प्रस्तुत करेंगे हमारे जो सीएजी हैं वो, ठीक है। जो प्रतिवेदन राष्ट्रपति को दिया गया है और राज्यों के मामले में जो राज्यपालों को दिया गया है, ठीक है, क्या है, संसद, मतलब जो प्रतिवेदन अकाउंट संबंधित केंद्र की जितनी संचित निधि है, जितनी लेखा है, उनकी जांच किसको देंगे, राष्ट्रपति को देंगे। राष्ट्रपति उस जांच को संसद में रखवाएंगे। राज्यों के मामले में जांच किसे देंगे, राज्यपाल को देंगे। राज्यपाल उन जांचों को कहां रखवाएंगे, राज्य विधानसभा में रखवाएंगे, ठीक है। ओके, ये मेंस का क्वेश्चन है। कैग की स्वायत्तता, कैग की स्वायत्तता यानी कि उससे संबंधित जितने प्रावधान हैं वो सारे उसके स्वायत्त हैं। चाहे उसके कार्यकाल की स्वतंत्रता की बात कर लें, उसकी नियुक्ति की बात कर लें, अलाभकारी परिवर्तन की बात कर लें, ये सारे के सारे जो हैं वो उसके कैसे हैं, स्वतंत्रता के विषय हैं, जो कि मेंस के इंपॉर्टेंट है और आपको यहाँ पर देखना चाहिए। पीडीएफ शेयर कर दूंगा मैं, तो आप एक बार पढ़ लेना इन चीजों को, ठीक है। चलो, पहले सीएजी कौन थे, पहले सीएजी थे हमारे नरहरि राव। वर्तमान में 14वें सीएजी की बात करें तो गिरीश चंद्र मुर्मू जो हैं वो कौन है, वर्तमान में हमारे सीएजी हैं। देखो एक चीज मैं आपको बताऊं, करंट का क्वेश्चन ना आयोग से अभी तक नहीं बना है, मतलब कि करंट में कौन अध्यक्ष हैं इससे संबंधित क्वेश्चन नहीं बना है। मुझे इस बार फीलिंग है कि शायद इस बार करंट से क्वेश्चन बनेगा आयोग के अध्यक्ष से, कि कौन आयोग का अध्यक्ष वर्तमान में, है ना। सारे क्वेश्चन बन चुके हैं, सदस्यों से क्वेश्चन बन गया है, उनके कार्यकाल संबंधित क्वेश्चन बन गए हैं, उनकी नियुक्ति संबंधित क्वेश्चन बन गए। तो इस बार में भी पॉसिबिलिटी है कि शायद किसी आयोग के वो वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं उनके बारे में पूछे, ठीक है। बहुत ही शानदार आयोग, नीति आयोग। भाई साहब नीति आयोग के बारे के क्या ही कहने हैं। ये ना तो नीति आयोग जो है ना तो ये संवैधानिक निकाय है, ना ही सांविधिक निकाय है, ना तो संविधान में कहीं जिक्र है इसका और ना ही किसी विधि के तहत इसकी स्थापना हुई। ये एक सलाहकारी निकाय है, सरकारी निकाय, अंतर सरकारी निकाय, यानी कि सरकार ने अपने कामकाज करने के लिए इसे बनाया, सलाह देने के लिए इसे बनाया। स्वरूप कैसा है, संविधानेतर है ना तो संविधान में वर्णन है। गठन 1 जनवरी सन 2015 को हुआ योजना आयोग के स्थान पर। अध्यक्ष कौन होते हैं, क्वेश्चन बना है कि नीति आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, तो वो हैं हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री आयोग के अध्यक्ष होते हैं। उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, पूरा जो नीति आयोग वो कंट्रोल में रहता है सरकार के, उसके जितने भी अधिकारी हैं सारे की नियुक्ति करते हैं प्रधानमंत्री। और मुख्यालय वर्तमान में कहां पर है, नई दिल्ली के अंदर इसका मुख्यालय है, ठीक है।
नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसका पूरा नाम है भारतीय राष्ट्रीय परिवर्तन संस्था। ठीक है, ये सब है। और योजना आयोग का जो गठन हम देखते हैं 15 मार्च सन 1950 को हुआ था, उसके स्थान पर है भारत सरकार का प्रमुख थिंक टैंक है। थिंक टैंक का मतलब सारी योजना नीति वगैरह जो बनाता है उसमें विशेष रोल अपना क्या है, नीति आयोग निभाता है। ठीक है, अब भैया ये जो देख लेते हैं, एक थोड़ी सी स्ट्रक्चर देख लेते हैं किस हिसाब से क्या है। अध्यक्ष प्रधानमंत्री, जो शासी परिषद है यानी कि जो मेन रूप से कामकाज को संभालती है नीति आयोग के, उसमें मुख्यमंत्री होते हैं, जो केंद्र शासित प्रदेश है उनके उपराज्यपाल होते हैं, और कहीं कहीं उन्हें प्रशासक के नाम से जानते हैं, वो सब होते हैं। क्षेत्रीय परिषद होती है। क्षेत्रीय परिषद में क्या है, बेसिकली क्षेत्रीय परिषद में विशिष्ट क्षेत्रीय मुद्दों या एक से अधिक राज्यों को प्रभावित करने वाले मुद्दों से निपटने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा बुलाई जाती है क्षेत्रीय परिषद कभी कभी। ठीक है, जिसमें क्या होते हैं, अब जिस भी क्षेत्र से व्यक्तियों को मतलब जिस क्षेत्र से क्षेत्रीय परिषद का गठन किया जाता है उस क्षेत्र से संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री या फिर उपराज्यपाल या प्रधानमंत्री एवं उनके द्वारा नामित कोई व्यक्ति बैठक की अध्यक्षता करता है। ठीक है, कहां पर, ये जो है क्षेत्रीय परिषद में। ठीक है, और ये समय समय पर बदलती रहती है, एक निश्चित कार्यकाल के लिए गठित की जाती है विशेष उद्देश्य से, है ना। अब जो विशेष आमंत्रित कुछ सदस्य होते हैं जैसे प्रधानमंत्री द्वारा नामित हो सकते हैं। ठीक है, वर्तमान के अंदर कुछ सदस्य हैं जिनके यहाँ पर नाम है, जिनको प्रधानमंत्री द्वारा विशेष आमंत्रण दिया गया कि भाई आप आइए और हमारी नीति नियमन में हेल्प कीजिए। पूर्णकालिक संगठनीय ढांचा की हम बात करें, जो पूर्णकालिक संगठनीय ढांचा में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष की नियुक्ति अभी हमने देखा कौन करेंगे, प्रधानमंत्री करेंगे। ठीक है, वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है, वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है, क्वेश्चन बन सकता है वर्तमान उपाध्यक्ष से, सुमन बैरी। प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, अरविंद पनगड़िया। ठीक है, सेकंड नंबर के जो उपाध्यक्ष थे डॉक्टर राजीव कुमार थे। फिर से अरविंद पनगड़िया पहले, दूसरे राजीव कुमार। अब ये राजीव कुमार तो यहां से चले गए ना भाई, कहाँ चले गए, ये राजीव कुमार कौन है, ये राजीव कुमार कौन है, ये वही राजीव कुमार हैं जो भी वर्तमान में आपके क्या हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। प्रथम अरविंद पनगड़िया और वर्तमान में कौन है, सुमन बैरी। चल नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट, पूर्णकालिक सदस्य। पूर्णकालिक सदस्य कौन होंगे, 4 होंगे, जो कि केंद्रीय राज्य मंत्री के समकक्ष के दर्जे वाले लोग होंगे। ठीक है, ये 4 अभी हैं। ठीक है, कुछ कुछ परिवर्तन होते रहते हैं, सारे लिखा हुआ है, चीजों को एक बार देख लेना, इतना इंपॉर्टेंट अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हमारे लिए नहीं है, है ना। क्वेश्चन कहां बनेगा उसको बता देता हूं। पूर्णकालिक सदस्य कितने होते हैं, तो अधिकतम 4 हो सकते हैं। कौन है, आई थिंक बहुत ही रेयर केस है अगर क्वेश्चन बनेगा, लेकिन यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं कि नीति आयोग में पूर्णकालिक सदस्य कितने होते हैं, 4 होते हैं। ठीक है, अंशकालिक सदस्य कौन होते हैं, तो 2 होते हैं। ठीक है, पदेन सदस्य, 4 पदेन सदस्य होते हैं, जिन्हें पदेन का मतलब ये होता है कोई किसी पद पर है, जैसे मान लो कोई गृह मंत्री है, कोई सुरक्षा मंत्री है, कोई शिक्षा मंत्री है, ये ऑटोमेटिक ही नीति आयोग के अंदर सदस्य बन जाते हैं। ठीक है, जैसे अमित शाह, राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण, नरेंद्र सिंह तोमर। अब ये जो लोग हैं मतलब क्या थे, ये अमित शाह कौन है, गृह मंत्री है, राजनाथ सिंह कौन है, हमारे रक्षा मंत्री हैं, निर्मला सीतारमण कौन है, वित्त मंत्री हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें जो है वो ऑटोमेटिक कहीं और थे, यहाँ ऑटोमेटिक आ जाते हैं। तो ऐसे सदस्य कितने होते हैं, 4 सदस्य होते हैं पदेन। ठीक है, इन्हें नामित कौन करते हैं, प्रधानमंत्री द्वारा नामित जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद है उसमें से आते हैं ये 4। ये इंपॉर्टेंट नहीं कहां से आते हैं, इंपॉर्टेंट है पदेन सदस्य कितने होते हैं, 4। ठीक है, एक सीईओ होता है, यहां से क्वेश्चन 6-7 बार बना है कम से कम, 1-2 बार भी नहीं। सीईओ और उपाध्यक्ष से क्वेश्चन बनते हैं, चले आए हैं। मुख्य कार्यपालक अधिकारी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ये जो है भारत सरकार का जो मुख्य सचिव होता है ना, उसके दर्जे का लेवल का आदमी होता है, बहुत पावरफुल व्यक्ति होता है ये। ठीक है, क्या है, वर्तमान में कौन है, BVR सुब्रमण्यम। ओके, प्रथम कौन थे भैया, प्रथम पूछा जा सकता है, सिंधु श्री खुल्लर। अब बहुत से लोगों को ये सिंधु श्री खुल्लर का नाम ही नहीं पता है, याद रखना। सेकेंड अमिताभ कांत, तीसरा परमेश्वर अय्यर, और वर्तमान में BVR सुब्रमण्यम। इतने ही हुए हैं अभी 2015 से। अब
यहाँ से क्वेश्चन यदि हाई, बहुत ज्यादा हाई बनेगा तो ये बन सकता है 3-4 के नाम दे देंगे, पूछ ले, एक आध कहीं दूसरा फंसा देंगे, पूछ लेंगे इनमें से कौन आयोग का उप सीईओ नहीं है, एक आध हो सकता है उपाध्यक्ष का नाम दे दें और आपसे पूछ लें कि निम्नलिखित में से कौन आयोग के सीईओ कभी नहीं रहे। तो इसलिए एक बात सभी के नाम ध्यान में रख लेना, ठीक है। नीति आयोग के दो प्रमुख हब हैं, टीम इंडिया हब और ज्ञान और नवोन्मेष हब। ये सब अपने अपने अलग अलग तरीके काम करते हैं राज्यों और केंद्र के मध्य। नीति आयोग के थिंक टैंक, मतलब ये दो है, ज्ञान और नवोन्मेष मतलब नई नई चीजें लेकर के आते हैं भाई कि कैसे कैसे काम करेंगे, कम पैसे में ज्यादा काम कैसे हो सकेगा। टीम इंडिया हब मतलब टीम इंडिया हब के अंतर्गत राज्यों और केंद्रों के जितने भी हमारे बॉडीज हैं जो कि नीति नियमन करती है, नीतियों को एग्जीक्यूट करती है, वो आपस में मिलकर किस प्रकार से एक नई दिशा में भारत को विकसित करने के लिए काम कैसे कर सकती है उस बारे में काम करते हैं। 3 प्रकार से ये एजेंडे लेकर के आए हैं, जिसमें क्या होता है, मतलब जो दस्तावेज है ना वो बहुत स्पेसिफाइड है। ठीक है, चलो नीति आयोग के कार्य जो हैं वो सारे कार्य यहाँ पर दिए हुए हैं, एक बार पढ़ लेना। जो उद्देश्य है वो सामान्य उद्देश्य है, भारत को विकसित करना, भारत के ग्रामीणों को विकास करना। यहाँ पर जितने भी सुरक्षा की दृष्टि से काम है, जितने भी हमारे समाज के वर्ग हैं, उन सभी का मतलब सीधी सी बात है कि भारत को विकसित करने के लिए जितने सिनेरियो हो सकते हैं, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर, शिक्षा के स्तर पर, स्वास्थ्य के स्तर पर, आधारभूत संरचना के स्तर पर, सभी को विकसित करने का काम भाई किसको दे रखा है, नीति आयोग को दे रखा है कि आप हमें बताइए कि कैसे हो सकेगा। ठीक है, यहां से एक बार क्वेश्चन बनने की संभावना हो सकती है, क्या हो सकती है, नीति आयोग द्वारा कुछ समय समय पर सूचकांक जारी किए जाते हैं, उन सूचकांक कौन कौन से हैं एक बार यहां पर देख लेने की जरूरत है। ठीक है, समग्र जल प्रबंधन सूचकांक, जिला अस्पताल सूचकांक, भाई किस जिले में कैसे अस्पतालों की स्थिति है, तो ये समय समय पर भारत नवाचार सूचकांक, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, ये सारे के सारे कुछ इंपॉर्टेंट है, तो एक बार इनको देख लीजिएगा। ठीक है, चलो वो घड़ी आ गई है जिसका आप सभी को इंतजार है, और हमें भी है, क्या है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। जब एमपीपीएससी प्रीलिम्स का सिलेबस चेंज हुआ 2020 में, यही तो वो टॉपिक था जो आपने पहले 2019 के जो कैंडिडेट हैं उन्होंने पढ़ रखा था, है ना। हार नहीं मानना है भाई, है ना, जो हार नहीं मानेगा वही जीतेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट आयोग की बात करें, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के बारे में यहाँ पर ना एक शब्द लिखा हुआ है, क्या शब्द लिखा हुआ है, संविधिक निकाय। सांविधिक निकाय क्यों है ये सांविधिक निकाय, इसकी मैं बात बता दूं आपको, क्योंकि राष्ट्रीय मानव अधिकार अधिनियम वर्ष 1993 में आया। क्या आया, राष्ट्रीय मानव अधिकार अधिनियम वर्ष 1993 में आया। और राष्ट्रीय मानव अधिकार अधिनियम जब भी लेकर के आए, कोई विधि हम लेकर के आए किसके माध्यम से, संसद के माध्यम से, तो उस विधि के तहत किसी भी निकाय का यदि अगर हम क्या करते हैं, गठन करते हैं, तो क्या कहलाता है, संविधिक निकाय कहलाता है। 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अधिनियम लेकर आए और केंद्र सरकार ने 12 अक्टूबर सन 1993 को क्या किया, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया। डेट याद रखना। ठीक है, संरचना कैसी है, कितने सदस्य हो सकेंगे, क्या कुछ चीजें हो सकेंगी, तो भैया कितने सदस्य हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में, 13 सदस्य हैं। फिर वही बात, 13 सदस्य कैसे भाई, एक तो हो गया अध्यक्ष, ठीक है, 5 हो गए हमारे कैसे पूर्णकालिक सदस्य, और 7 जो है वो है 2019 में संशोधन के बाद में 7 पदेन सदस्यों की संख्या हो गई। मतलब एक तो हमारे क्या हो गए, अध्यक्ष साहब हो गए, 5 जो है पूर्णकालिक सदस्य हो गए जिनकी नियुक्ति कौन करेंगे आगे समझेंगे, 7 जो है वो कौन हो गए, वो हमारे पदेन सदस्य हो गए जो कहीं दूसरी जगह थे, वो यहाँ पे ऑटोमेटिक आ गए। कौन कौन होते हैं उसको भी देखेंगे। तो भैया सदस्य टोटल है 13, जिनमें से एक अध्यक्ष का चुनाव होता है। ठीक है, चलो मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में है। अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन करेंगे, अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन करेंगे, भैया नियुक्ति तो करेंगे हमारे राष्ट्रपति, और नियुक्ति करने के लिए 6 सदस्यीय एक समिति होती है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है भाई
कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हर किसी व्यक्ति को नियुक्त नहीं किया सकता, उसके लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन कमेटी बनाई गई है जिसे प्रधानमंत्री का नेतृत्व प्राप्त होता है, यानी कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय एक समिति गठित की जाती है। उनकी सिफारिश के आधार पर राष्ट्रपति जो है वो नियुक्त करते हैं अध्यक्ष व सदस्यों को। समझ में आया बात? कार्यकाल 3 वर्ष या फिर 70 वर्ष, जो भी पहले हो जाए वो, ठीक है। सेवा शर्तों का निर्धारण कौन करेगा भैया? जो हमारे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग हैं उनके सेवा शर्तों का निर्धारण कौन करेंगे? तो सेवा शर्तों का निर्धारण हमारे करेंगे केंद्र सरकार करेंगी, ठीक है। पद पर से अध्यक्ष या सदस्य को कौन हटा सकेंगे? राष्ट्रपति हटा सकेंगे। रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करते हैं? केंद्र सरकार को प्रस्तुत करते हैं। भैया सारी बातें क्लियर हुई? क्या हुआ? जो सेवा शर्तें हैं वो केंद्र सरकार बना रही है, तो रिपोर्ट भी किसे मिलेगी? केंद्र सरकार को मिलेगी। भाई आपने जो नियम कानून बनाए थे उन नियम कानूनों के आधार पर हमने जो जो काम किया वो काम आपको यहाँ पर हम एक रिपोर्ट के माध्यम दे रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएनओ की जो महासभा है उसमें 10 दिसंबर सन 1948 को एक यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जो है उसको अपनाया गया, इसलिए हम 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाते हैं। घोषणा पत्र जो था मानवाधिकार सार्वभौमिक घोषणा पत्र, उसमें 30 अनुच्छेद थे। हिस्ट्री थोड़ी सी देख लो ताकि कभी काम आ जाए, ठीक है। यहाँ पर 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस भी मना लिया हमने, ठीक है। इसके बाद में भारत ने क्या काम किया? इन सब मानवाधिकारों को संरक्षण प्रदान करने के लिए 1993 में एक क्या बनाई? अधिनियम बनाया। और उसी के आधार पर क्या हुआ? यहाँ पर राष्ट्रीय मानवाधिकार और राज्यों के मानवाधिकार आयोग की गठन किया गया, ठीक है। जो हमारा एक अधिनियम था, अब अधिनियम हमारे सिलेबस में नहीं है, तो जो धारा 3 थी अधिनियम मतलब राष्ट्रीय मानवाधिकार अधिनियम के तहत, उसमें धारा 3 के तहत जो है उसमें वर्णन दिया गया है कि आयोग का गठन कैसे क्या होगा, ठीक है। राज्य मानवाधिकार गठन धारा 31 में है, धारा 30 में है मानवाधिकार न्यायालय का गठन कैसे क्या होगा, वो सब चीजें दी गई हैं, ठीक है। हालांकि अब उतना प्रासंगिक नहीं रह गया है, लेकिन बट एक बार ध्यान में रखना। अब क्योंकि नियम कानून नहीं रह गए, सीधे आयोग की बात करते हैं। चलो, स्वरूप कैसा है? सांविधिक है, मुख्यालय नई दिल्ली में है, ठीक है। अब बात करते हैं अध्यक्ष। जो राष्ट्रीय मानवाधिकार के अध्यक्ष हैं वो कौन बनाए जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या सेवानिवृत्त न्यायाधीश। यानी कि अब सेवानिवृत्ति तो चाहिए भैया, आपको आयोग का अध्यक्ष बनना है तो सेवा से विमुक्त होना है सुप्रीम कोर्ट से। अब सुप्रीम कोर्ट में या तो आप मुख्य न्यायाधीश हैं या फिर आप केवल न्यायाधीश हैं, तो भी आपको क्या बनाया जा सकता है? यहाँ पे राष्ट्रीय मानवाधिकार का आयोग का अध्यक्ष आपको नियुक्त किया। 2 न्यायिक सदस्य होंगे। जो 2 न्यायिक सदस्यों की बात कर रहे हैं, यहां से प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अंतर्गत न्यायिक सदस्यों की संख्या कितनी है? 2 है। प्रथम सदस्य कौन है? सुप्रीम कोर्ट का सेवानिवृत्त या फिर पदस्थ न्यायाधीश। यहाँ पर वो जो अभी वर्तमान में काम कर रहा है ना सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वो भी आ सकता है ना। या तो मतलब सुप्रीम कोर्ट का सेम व्यक्ति पदेन सदस्य, वो यहाँ पर न्यायिक सदस्य होगा, क्या होगा? या तो वो काम कर रहा हो या फिर सेवानिवृत्ति वाला हो, दोनों हो सकते हैं। सेकंड जो होगा वो हाई कोर्ट का होगा, पदस्थ या फिर सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। अब यहाँ पर विशेष बात क्या है? यहाँ पर विशेष बात क्या है? मुख्य न्यायाधीश की बात है कि भैया जो मुख्य न्यायाधीश होगा वो सेकंड सदस्य होगा हाई कोर्ट का, जबकि सुप्रीम कोर्ट के बारे में ऐसा कुछ वो नहीं है। वहां पर कौन हो सकता है? न्यायाधीश की बात है केवल। दोनों न्याय समझ में आ रहे हैं? क्या समझ में आ रहे हैं? पहला न्यायिक सदस्य हमारा होगा, कौन सा होगा? सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। चलो, 3 गैर न्यायिक, जो 5 सदस्यों की बात की थी ना, 5 सदस्यों की, उन 5 सदस्यों की बात है। पदेन तो 7 है ही सही। जो 5 की बात की थी उनमें से 2 तो कौन से हो गए? हमारे न्यायिक सदस्य हो गए। 3 गैर न्यायिक सदस्य हो गए। अब जो 3 गैर न्यायिक सदस्य हैं, उन 3 गैर न्यायिक सदस्यों में क्या होगा? 2 तो मानवाधिकार के ज्ञाता होंगे, ठीक है।
दो मानव अधिकारों के विषय में अच्छी खासी ज्ञान रखने वाले लोग होंगे, और उनमें से क्या होगा, एक महिला जो है वो कैसी होगी, अनिवार्य होना चाहिए। यानी कि हो सकता है कि जो तीनों व्यक्ति हैं उन दोनों व्यक्ति